रेखा चित्रम। जो कोई भी उसके बारे में जानता था वो अब लाश बन चुका है। सोनी लिव की नई क्राइम थ्रिलर जो इन दिनों काफी तारीफें बटोर रही है, लेकिन मुझे अट्रैक्ट किया इस मूवी के इस पोस्टर ने। दरअसल ये नन का कैरेक्टर इंस्पायर्ड है केरला के एक नन सिस्टर अभया के हत्या की कहानी से। सिस्टर अभया केरला के कोट्टयम के एक मिशनरी में रहा करती थी और उसी मिशनरी से एक दिन संदिग्ध हालत में उनकी लाश बरामद हुई और उसके बाद तो पुलिस, क्राइम ब्रांच, सीबीआई और यहाँ तक कि जुडिशरी आपस में मिलकर इस केस को कुछ इस तरीके से सुलझाने में पड़ गई कि ये केस और भी उलझता चला गया और ये केरला का अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग केस बन गया, क्योंकि इस केस को सुलझाने में टोटल 28 इयर्स लग गए। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले पुलिस ऑफिसर ने रिजाइन कर लिया तो किसी ने अपने हाथ की नस काटकर जान दे दी। पहली बार किसी नन का वर्जिनिटी टेस्ट किया गया। यहाँ तक इस केस को सुलझाने के लिए सीबीआई ने कुल तीन बार अपने हाथ खड़े कर दिए। कई सारे गवाह मुकर गए, कई सारे गवाहों की मौत हो गई, लेकिन आखिर में जाकर एक चोर ने इस केस को सॉल्व करने में मदद की। जी हाँ, एक चोर जो उस रात मिशनरी में चोरी करने के लिए आया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं तनुश्री और आप देख रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग। केरला में क्रिश्चियनिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। केरला की क्रिश्चियन मिशनरीज और चर्चेस उनकी सोसाइटी में हमेशा से एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है और ये बात है सन 1992 की। और ये है केरला के कोट्टयम का वो सेंट पायस कॉन्वेंट जहाँ पर 21 साल की नन सिस्टर अभया रहा करती थी। ये वहाँ पर रहती भी थी और वहाँ रहकर पढ़ाई भी कर रही थी। दरअसल यहाँ की जो नन्स थी वो ना केवल यहाँ पर रहा करती थी बल्कि वो चाहे तो यहाँ पर रहकर अपनी पढ़ाई भी पूरी करती और आगे चलकर इन्हीं कॉन्वेंट्स में वो एज ए टीचर भी ज्वाइन कर सकती थी। तो सिस्टर अभया भी इसी तरीके से वहाँ पर पढ़ाई कर रही थी और इन दिनों उनके एग्जाम्स चल रहे थे, तो वो हर रोज सुबह 4 बजे उठकर अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करती। दिन था 27 मार्च 1992। रोज की तरह सिस्टर अभया 4 बजे उठ गई और उठकर अपनी पढ़ाई करने लगी। अब सुबह का टाइम था तो उन्हें नींद आ रही थी, तो उन्होंने सोचा कि थोड़ा पानी पीती हूँ, थोड़ा टहलती हूँ तो शायद नींद चली जाए। और यही सोचकर वो पानी पीने गई तो देखा तो उनका पानी खत्म हो चुका था। तो नीचे डाइनिंग हॉल में फ्रिज था, तो वो नीचे गई डाइनिंग हॉल में अपनी बॉटल में पानी भरने के लिए और वहां से फिर वो गायब हो गई। वो आखिरी बार था जब सिस्टर अभया को जिंदा देखा गया था। अब थोड़ी और सुबह हुई तो कॉन्वेंट की दूसरी नन्स जाग गई और सिस्टर अभया की दोस्त भी उठी, तो उन्होंने देखा कि अभया गायब है, तो वो उनके खोजबीन करने लगी। तो देखा कि नीचे डाइनिंग हॉल में फ्रिज के पास सिस्टर अभया का एक चप्पल गिरा पड़ा है और वहीं फर्श पर उनकी बॉटल गिरी हुई थी, थोड़ा पानी भी बिखरा हुआ था। अब सिस्टर अभया को किसी ने भी कॉन्वेंट से बाहर जाते हुए नहीं देखा, तो जो भी खोजबीन हो रही थी, जो भी उन्हें ढूंढ रहा था, वो अंदर ही ढूंढ रहे थे। और फिर थोड़ी देर बाद सिस्टर अभया की दूसरी चप्पल मिली कॉन्वेंट के पीछे बने हुए एक कुएं के पास। जब कुएं के अंदर झांक कर देखा गया तो कुएं में सिस्टर अभया की लाश तैरती हुई नजर आई। सिस्टर अभया मर चुकी थी या फिर मारी जा चुकी थी। सब इंस्पेक्टर वी ऑगस्टिन, जो इस केस के फर्स्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, वो क्राइम सीन पर आए, अभया की लाश को कुएं से बाहर निकाला, उसकी फोटोग्राफ वगैरह ली और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब अभया की जो लाश थी उस पर जगह जगह चोट के निशान बने हुए थे, स्पेशली उनके सिर पर एक गहरा घाव था, लेकिन फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ को ड्राउनिंग बताया गया और सीधे सीधे कह दिया गया कि ये एक सुसाइड का मामला है। लेकिन बात यह है कि अगर कोई आत्महत्या करेगा तो वो भाई अपनी एक चप्पल एक जगह, दूसरी चप्पल दूसरी जगह क्यों रखेगा और पानी की बोतल इस तरह जमीन पर क्यों गिरी हुई पड़ी मिलेगी। अगर सिस्टर अभया को सुसाइड करना ही था तो वो आराम से बोतल से पानी पीती और फिर कुएं के पास चलकर जाकर छलांग मार देती। इस तरीके से चप्पल बिखेरने का तो मतलब कुछ और ही इंडिकेट कर रहा था। इसीलिए आत्महत्या वाली थ्योरी लोगों के गले के नीचे नहीं उतर रही थी, स्पेशली इस कॉन्वेंट में रहने वाली नन्स के। और इसके बाद सेंट पायस कॉन्वेंट के 67 नन्स ने एक सोशल एक्टिविस्ट जोमोन पूथेन पुरकल की मदद से उस समय के सीएम को एक एप्लीकेशन लेटर लिखा जिसमें उन्होंने इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप देने के लिए कहा। अब इस केस पर ऑलरेडी बहुत सारा पब्लिक प्रेशर भी था और ऊपर से नन्स का इस तरीके से एप्लीकेशन लिखना, तो केरला के सीएम को मजबूरन इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंपना पड़ा। अब ये केस क्राइम ब्रांच के पास आ गया, लेकिन क्राइम ब्रांच ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद इसे एक सुसाइड
का केस बता दिया। अब इस केस में ज्यादा कुछ बचा नहीं था क्योंकि सिस्टर अभया की लाश को ऑलरेडी दफना दिया गया था, उनके कपड़ों को जला दिया गया था और एविडेंस के नाम पर बहुत ही कम सबूत मौजूद थे। लेकिन एक चीज थी जिसकी वजह से इस केस को कभी भी बंद नहीं किया जा सका और वो चीज थी पब्लिक आउटरीच, क्योंकि किसी के भी गले से ये चीज उतर नहीं रही थी कि कॉन्वेंट में रहने वाली एक नन की इस तरीके से संदिग्ध हालत में आखिर मौत कैसे हो सकती है, जिस वजह से इस केस पर हमेशा से एक बहुत ज्यादा पब्लिक प्रेशर रहा और इसी प्रेशर के कारण इस केस को क्राइम ब्रांच से सीबीआई को सौंपना पड़ा। अब सीबीआई इस केस पर लग चुकी थी। इस केस को एक बार दोबारा एक अलग एंगल से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। सारे पुराने सबूत टटोले जा रहे थे, नए सबूत इकट्ठा किए जा रहे थे। लेकिन इसी बीच एक सनसनीखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। दरअसल इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। तारीख थी 30 दिसंबर 1993। सीबीआई की तरफ से इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वर्गिस पी थॉमस ने एकदम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें उन्होंने अनाउंस किया कि इस केस पर उनके ऊपर से सीनियर्स का दबाव था ताकि वो इसे एक मर्डर केस न बताकर इसे एक सुसाइड का मामला बताए, और जिस वजह से परेशान होकर वो वक्त से पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं। सीबीआई ऑफिसर वर्गिस पी थॉमस पहले इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे जिन्होंने इस केस को एक सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर का केस बताया था। लेकिन वो कौन लोग थे जिनके पास इतनी पावर थी कि वो एक सीबीआई के सीनियर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर इस तरीके का दबाव बना सकते थे, और सबसे मेन रीजन कि आखिर क्यों। खैर, वर्गिस पी थॉमस ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन इस केस की इन्वेस्टिगेशन चलती रही और फाइनली 1996 में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की। कोर्ट को पेश किए गए अपने रिपोर्ट में सीबीआई ने बताया कि हमने इस केस को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, इसे हर एंगल से टटोला, लेकिन हमारे इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आ पाया जिससे हम ये कंफर्म बता पाए कि ये मर्डर का केस है या फिर सुसाइड का, और इसी वजह से इसे एक सुसाइड का केस मानकर इसे बंद कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी जुडिशियरी की, जिसने सीबीआई के इस फाइनल क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया और उसे दोबारा इस पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा, और इस बार सीबीआई की एक दूसरी टीम बनाई गई। अब सीबीआई की दूसरी टीम इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगती है और क्राइम के बाद जो डेड बॉडी है उसकी काफ़ी सारी फोटोज़ ले गई थी। इन्हीं फोटोज़ को ये सेकंड सीबीआई की टीम एग्जामिन करती है तो देखती है कि बॉडी पर कई जगह चोटों के निशान थे, स्पेशली सर के पीछे। लेकिन फिर 1999 में सेकेंड सीबीआई की टीम भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है और उस रिपोर्ट में कोर्ट से कहती है कि हमने इस केस को दोबारा इन्वेस्टिगेट किया और हमने हर पॉसिबल एंगल से देखा तो जाना कि शायद ये एक सुसाइड नहीं बल्कि होमिसाइड यानी मर्डर का केस हो सकता है, लेकिन हमारे पास ऐसे कुछ भी पुख्ता सबूत नहीं है जिससे हम ये बता कर पाए कि आखिर अगर ये मर्डर का केस है तो ये मर्डर किसने किया, और इसी वजह से इस केस को प्लीज बंद कर दिया जाए। तो 1999 में सीबीआई की टीम ने अपनी रिपोर्ट पेश की और कोर्ट ने इस बार भी इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और एक और तीसरी सीबीआई की टीम को फॉर्म किया गया इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन सीबीआई की इस तीसरी टीम ने भी 2005 में कोर्ट के सामने यही अपील की कि इस केस को एक डेड एंड मानकर क्लोज कर दिया जाए, लेकिन इस बार भी कोर्ट ने सीबीआई की इस अपील को रिजेक्ट कर दिया और एक और टीम बनाई गई इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब तक लोग समझ चुके थे कि इस केस को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है और इस केस के पीछे कुछ पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और इस केस के इन्वेस्टिगेशन को बदलना चाहते हैं। लेकिन फिर 2007 में कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही फिल्मी था और ये कोई सोच भी नहीं सकता था। इस केस में एक चोर ने सामने आकर गवाही दी और इस केस का पूरा रुख ही बदल गया। इस चोर का नाम था अडक्का राजू। 90s में अडक्का राजू केरल के कोट्टयम इस जगह पर जहाँ पर ये क्राइम हुआ था वहाँ पर छोटी मोटी चोरियाँ किया करता था, यानी कि किसी के घर के गराज से कोई सामान चुरा लेना या छत पर जाकर अर्थिंग के लिए जो कॉपर वायर्स होते उन्हें चुरा लेना या कोई मेटल का सामान जो बाहर रखा हो वो चुरा कर जाकर इन्हें स्क्रैप में बेचा करता था और जो पैसे मिलते थे उससे अपना घर चलाया करता था।
तो 27 मार्च 1992 में अडक्का राजू उस रात चोरी के इरादे से सेंट पायस कॉन्वेंट में गया था और छत पर चला गया क्योंकि उसने सोचा शायद यहाँ पर कुछ कॉपर की वायर्स मिले अर्थिंग के लिए जो यूजुअली यूज़ होती है और उन्हें एज यूजुअल वो चुराना चाहता था। लेकिन वहां पर उसने जो देखा उसने इस केस का रुख पूरी तरह से बदल दिया। अडक्का राजू ने उस रात सेंट पायस कॉन्वेंट की छत पर फादर थॉमस एम कोटूर और फादर जोस पुथ्रीकेल को देखा। अब ये दोनों ही चर्च में फादर थे और उस एरिया का होने की वजह से अडक्का राजू भी उस चर्च में इन फादर्स को उसने कई बार देखा था और उन्हें जानता था। लेकिन रात के इस समय इन दोनों का सेंट पायस कॉन्वेंट में होना काफ़ी हैरानी की बात थी क्योंकि ये जो कॉन्वेंट था ये नन्स का था, सिस्टर्स का था। ये लोग ब्रह्मचारी होते हैं और यहाँ पर आदमियों का इनफैक्ट फादर का भी आना वर्जित होता है और स्पेशली रात के अंधेरे में ऐसी ऑड टाइमिंग में छत पर होना काफ़ी अजीब सा लग रहा था। लेकिन अडक्का राजू ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो खुद वहाँ पर चोरी के इरादे से आया था। लेकिन अगली सुबह जब अडक्का राजू ने सिस्टर अभया की मौत की खबर सुनी तो उसे ये बात स्ट्राइक हुई कि उसने रात को इन दोनों फादर्स को छत पर देखा था। लेकिन वो बात बताए तो बताए किसे, आखिर वो खुद चोरी के इरादे से वहां पर गया था और अगर वो ये किसी को कहता तो वो खुद भी फंस जाता। और इसी वजह से अडक्का राजू ने फादर थॉमस एम कोटूर और फादर जोस पुथ्रीकेल के छत पर होने की बात किसी से नहीं कही। अब भले ही अडक्का राजू एक चोर था लेकिन उसके अंदर इंसानियत अभी भी जिंदा थी, तो ये बात उसे अंदर ही अंदर खाने लगी। और फिर सिस्टर अभया के मौत के 2 हफ्ते बाद वो खुद से चलकर पुलिस स्टेशन गया और उसने पुलिस को ये सारी बात बताई। लेकिन अडक्का राजू के स्टेटमेंट पर गौर करने के बजाय पुलिस ने खुद अडक्का राजू को ही गिरफ्तार कर लिया। और अडक्का राजू की माने तो टोटल 58 डेज तक पुलिस ने उसे कस्टडी में रखा और उस पर तरह तरह की यातनाएं की, उसे मारा पीटा और जब मारपीट से बात नहीं बनी तो उसे अलग अलग तरीके के लालच दिए गए कि अगर वो सिस्टर अभया के कत्ल का इल्जाम अपने सर ले ले तो उसे खूब सारे पैसे मिलेंगे, उसकी बीवी को जॉब मिलेगी, उसे सरकार एक घर बनाकर देगी, उसके बच्चों को एजुकेशन के लिए पैसे मिल जाएंगे। अब अडक्का राजू को सिस्टर अभया की मौत के लिए फंसाना बहुत आसान था। एक चोर जो चोरी करने के लिए उस रात कॉन्वेंट में गया और सिस्टर अभया ने उसे देख लिया और इससे पहले कि वो शोर मचाती और किसी को कहती, अडक्का राजू ने उसे मारकर कुएं में फेंक दिया। तो एक बहुत ही सिंपल और इजी तरीका था। लेकिन इन सारे लालच और यातनाओं के बाद भी अडक्का राजू अपने स्टेटमेंट पर अडिग रहा, वो अड़ा रहा और उसने अपना स्टेटमेंट चेंज नहीं किया। लेकिन एक गरीब इंसान और ऊपर से चोर, तो उसका स्टेटमेंट जो था उसे बहुत ज़्यादा तवज्जो इस केस में कभी नहीं मिली और वो ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन अब जो सीबीआई की चौथी टीम बनी थी उसने एक बार दोबारा पुराने सारे गड़े मुर्दे उखाड़े और अडक्का राजू का ये पुराना स्टेटमेंट भी उनके सामने आया और उन्होंने इस स्टेटमेंट पर काम करते हुए इन दोनों फादर्स को कस्टडी में लिया। अब फादर थॉमस कोटूर का नाम जब इस पूरे केस में आया तो कॉन्वेंट में जो दबे शब्दों में जो बातें चल रही थी वो एकदम से सामने आने लगी। कई सारे नन्स का ये कहना था कि फादर कोटूर अक्सर उस कॉन्वेंट में रात बेरात आया करते थे क्योंकि उसी कॉन्वेंट की एक नन सिस्टर सेफी के साथ उनके नाजायज संबंध थे। एक और गवाह इसमें सामने आया और वो था इस सेंट पायस कॉन्वेंट के पड़ोस में रहने वाला एक पड़ोसी। और 23 मार्च की रात को वो चाय पीने के लिए अपने पड़ोस के टपरी में गया था और वापस आते वक्त उसने फादर थॉमस कोटूर का स्कूटर कॉन्वेंट के बाहर खड़ा हुआ पाया। और बाद में इस पड़ोसी ने भी अडक्का राजू के स्टेटमेंट के सपोर्ट में अपना स्टेटमेंट दिया। लेकिन इस केस में बहुत सारे गवाह आगे चलकर मुकर गए और होस्टाइल हो गए और ये पड़ोसी भी उन्हीं होस्टाइल हुए गवाहों में से एक था। लेकिन एक गवाह जो टस से मस नहीं हुआ वो था अडक्का राजू। अब अडक्का राजू के स्टेटमेंट को जब सीबीआई ने सीरियसली लिया और बाकी नन्स की बातों को भी जब ध्यान में लिया तब बाद में धीरे धीरे इस क्राइम की कड़ियां आपस में मिलने लगी और ये केस जिसे एक आत्महत्या और डेड एंड बोलकर बंद कर दिया जा रहा था वो फाइनली अपने निष्कर्ष की ओर बढ़ने लगा। लेकिन इतनी आसानी से नहीं।
अभी मुश्किलें और भी थी। 19 नवंबर 2008 में इन तीनों को यानी कि फादर थॉमस कुथूर, फादर जोस पुथ्रीकयल और सिस्टर सेफी को सीबीआई ने अपनी कस्टडी में लिया। लेकिन 20 नवंबर 2008 में ही यानी एक हफ्ते के अंदर ही कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको एक बार फिर से झंझोर कर रख दिया। इस केस के फर्स्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वी ऑगस्टिन ने खुदकुशी कर ली थी। पुलिस ने उनकी लाश उनके घर से कुछ ही दूर में बरामद की और उन्होंने अपनी हाथ की नस काटकर और पॉइजन खाकर अपनी जान ले ली थी। अब मीडिया की माने तो वी ऑगस्टिन की सुसाइड करने की वजह यह थी कि उन्हें डर था कि शायद सीबीआई उनको इस केस में एज अ फोर्थ अक्यूज्ड बनाकर पेश करे, क्योंकि उन पर ये इल्ज़ाम लग रहे थे कि इनिशियल इंक्वायरी काफ़ी बॉश्ड अप की गई थी और बहुत सारे सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। लेकिन आखिर किसके इशारे पर? अब सिस्टर सेफी के ऊपर फादर थॉमस कोटूर के साथ नाजायज संबंध के इल्जाम लग रहे थे। इस केस में आगे चलकर सिस्टर सेफी का वर्जिनिटी टेस्ट भी किया गया और इसमें उन पर इल्जाम लगा कि उन्होंने हाइमन रिस्टोरेशन सर्जरी करवाई थी। जब सिस्टर सेफी पे वर्जिनिटी टेस्ट किया गया तो उस वक्त बहुत सारे वुमेन राइट्स ग्रुप और वुमेन एक्टिविस्ट ने इस टेस्ट के खिलाफ काफी प्रदर्शन और धरने भी किए और ऑनरेबल कोर्ट ने भी इस टेस्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वायलेट्स द राइट टू लाइफ बताया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनके नार्को टेस्ट भी कराए गए। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पहली बार ऐसा हुआ कि नार्को टेस्ट की जो सीडी थी उससे छेड़छाड़ की गई। यानी कोर्ट में जब ये नार्को टेस्ट की सीडी, इन तीनों की नार्को टेस्ट की सीडी पहुंची तो उसमें एडिट किया जा चुका था और वो भी एक दो जगह नहीं बल्कि 30 अलग अलग जगह पर इस सीडी को एडिट किया गया था। इस इन्वेस्टिगेशन का कोई नतीजा निकले या ना निकले, एक चीज तो बहुत आसानी से समझ में आ रही थी कि इस इन्वेस्टिगेशन को दबाने की पुरजोर से और पूरे पावर और इन्फ्लुएंस से कोशिश की जा रही थी। खैर 2008 में इन तीनों को अरेस्ट किया गया, लेकिन 2009 में इन तीनों को ही बेल मिल गई। लेकिन उसके बाद हुआ एक बहुत बड़ा धमाका। रिमेंबर द डॉक्टर नार्को टेस्ट सीडी जिसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। सितंबर 2009 में इस सीडी का अनकट वर्जन यानी ओरिजिनल वर्जन मीडिया चैनल्स के हाथ में लग गया और उन्होंने इस पूरी सीडी को टेलीकास्ट कर दिया। अब घर घर लोग इसका ओरिजिनल वर्जन नार्को टेस्ट का देख रहे थे। कोर्ट ने इमीडिएटली इंटरवीन करते हुए टेलीविजन चैनल्स को इसके टेलीकास्ट पर रोक लगवाई। अब तक इस केस को 15-16 साल हो चुके थे। इस बीच कई सारे गवाह मुकर गए, कई सारे गवाहों की मौत हो गई, लेकिन एक गवाह जो टस से मस नहीं हुआ वो था अडक्का राजू। खैर ये केस यूं ही चलता रहा और तारीख पर तारीख आती गई और फिर आया जुलाई 2016। अब तक इस केस को 24 साल का एक लंबा समय हो चुका था और 72 इयर्स की एज में सिस्टर अभया के फादर की भी मौत हो गई और वो अपनी बेटी को जस्टिस दिलाए बिना ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। फिर 2018 में फादर जोस पुथ्रीकयल को भी इस केस से बरी कर दिया गया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस। लेकिन फाइनली दिसंबर 2020 में फादर थॉमस कोटूर और सिस्टर सेफी को सिस्टर अभया के कत्ल के इल्जाम में लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई आफ्टर 28 लॉन्ग ईयर्स। इस वक्त दोनों ही जेल में अपनी अपनी सजा काट रहे हैं। तो सच ये था कि अपेरेंटली उस दिन सिस्टर अभया जब डाइनिंग हॉल में पानी पीने के लिए गई तो इन तीनों को उन्होंने कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देख लिया था और कहीं इनकी पोल न खुल जाए इस डर से इन तीनों ने सिस्टर अभया के सर पर वार किया और बेहोशी की हालत में उन्हें कुएं में फेंक दिया, जिससे डूबकर उनकी मौत हो गई। लेकिन इस केस का हाईलाइट रहा एक चोर। जहां पर शरीफ लोग अक्सर बेईमानी कर जाते हैं, वहां पर एक बेईमान चोर ने शराफत और इंसानियत की एक मिसाल रखी। इस केस पर 1999 में मलयालम फिल्म क्राइम फाइल्स भी बन चुकी है और अब बनी है रेखा चित्रम सोनी लिव पर। लेकिन रेखा चित्रम में इस केस को एज इट इज नहीं प्रेजेंट किया गया है, ऑफ कोर्स फॉर लीगल इश्यूज। तो यहाँ पर दो केसेस को आपस में मर्ज कर दिया गया है। एक तो ये सिस्टर अभया वाला केस जिसमें एक नन दिखाई गई है और एक केस था 1985 में एक मूवी आई थी काथुडू कोथारम जिसमें मेन लीड में थे ममूथी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक जूनियर आर्टिस्ट की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद इसका कोई निष्कर्ष या कंक्लूजन नहीं निकलता है और इस केस को एक डेड एंड बोलकर बंद कर दिया जाता है। और मेकर्स ने इसी प्लॉट पर लेकर और नन अभया की कहानी को मिलाकर इस मूवी को बनाया है
रेखा चित्रम जो सोनी लिव पर है, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो ये थी इस हफ्ते की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट संडे ठीक रात 9 बजे एक और बॉलीवुड से जुड़ी कहानी लेकर जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।